हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आपने जो रिक्वेस्ट की थी उसको हमको जल्दी से करना पड़ा और बाकी सब लिस्ट वाली जो थी वो नीचे चली गई और ये ऊपर जंप मारी है। तो जो टॉपिक है जो हम कर रहे हैं वीडियो वो है गलवान से दुम दबाकर भागा चीन, मेजर गौरव आर्या, इंडिया चाइना बॉर्डर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शायद, क्योंकि थंबनेल मैंने देखा है तो ऐसे लग रहा है कि जो मेजर आर्या हैं, गौरव आर्या, उनके साथ शायद बातचीत होगी। तो देखते हैं वीडियो और पता करते हैं क्या गपशप की उन्होंने और क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। पर यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से आप नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर जो भी टेंशन है, सीमा पर जो भी तनाव है, उससे जुड़ी बहुत सारी बातें मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू हम तक पहुंचती हैं, लेकिन उनके पीछे क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, इसी के बारे में साफ साफ बात करने के लिए हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जी, हमारे आज के खास गेस्ट इस इंटरव्यू वाले सेगमेंट में। सर नमस्कार, जय हिंद, आपका स्वागत है। सोल्जर, राइटर, स्पीकर, टीवी होस्ट और इन सब से बढ़कर भारत मां के वो बेटे जिनके रगों में खून से ज्यादा हिंदुस्तान दौड़ता है। क्या ये सही इंट्रोडक्शन होगी आपकी? स्वागत है आपका। बिल्कुल साहब, ये बहुत इज्जत अफजाई वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो आम नागरिक होता है उसके मन में बड़े सारे बेसिक सवाल होते हैं, जो सेना से जुड़े होते हैं, जो हमारी डिफेंस सिस्टम से जुड़े होते हैं, हमारे बॉर्डर से जुड़े होते हैं। तो वो सारे बेसिक सवाल मैं आपसे करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला सवाल ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान की पोजीशन क्या है चाइना के खिलाफ, या बॉर्डर की अगर हम बात करें तो क्या सिचुएशन है हमारी? क्या हम स्ट्रांग हैं या फिर हमने बहुत कुछ खोया है? नहीं, हम एकदम स्ट्रांग हैं। बहुत खेद की बात है कि कुछ भारतीय अंदर से ही हमारे रौनक भाई, मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि हमारा इतिहास गवाह है कि हमारे किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुले। तो वो लोग हैं यहाँ पे, दीमक हैं कुछ जो ऐसी बातें करते हैं, लद्दाख चला गया, गलवान चला गया। देखिए, ऐसी बात नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस जहां तक है, आई कैन अश्योर यू, बड़ी मजबूत है वहां पे। और चाइना का विड्रॉ करने का हाल ही में खबर मिली कि चाइना ने विड्रॉ कर दिया। वो विड्रॉ करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अगर मैं थोड़ा सा समझा के विस्तार में बताऊं प्लीज, नॉन टेक्निकल तरीके से, कि जब चीनी आए तो काफी लोगों ने सैटेलाइट इमेजेस दिखाई कि देखिए साहब, चीन का बिल्डअप हो रहा है और ये देखिए टेंट है जी, यहाँ पे, चीनी टेंट है। आपने भी देखे होंगे इमेजेस वगैरह वगैरह कि यहाँ पे टेंट है। ये देखिए, जब भी कोई लड़ाई लड़ने आता है लड़ाई की मंशा से, वो टेंट में कभी नहीं रहता, क्योंकि जब ऊपर सर के ऊपर बारूद फटता है तो टेंट फिर आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जो अंदर सो रहा है वो मर जाएगा। तो हम लोग इसको डिगिंग इन बोलते हैं, यानी कि गड्ढा खोद के और ऊपर अपने पेड़ की ब्रांचेस, नहीं तो पत्थर वत्थर लगा के, बंकर आपने सुना होगा, हम लोग बंकर बनाते हैं, डिफेंसिव पोस्चर में बंकर बनाते हैं, या फिर ट्रेंचेस खोद के उसके अंदर रहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये चाइना की कभी मंशा नहीं थी कि चाइना लड़े। चाइना आंखें दिखा के, बिना लड़े, धमका के जमीन लेना चाहता था। इंडियन आर्मी वहां पे टिकी रही। दरमियानी रात को क्या हुआ आपको पता ही है। जब कर्नल बाबू गए, 16 बिहार थी, पंजाब रेजिमेंट थी वहां पे, एक मीडियम और एक फील्ड रेजिमेंट थी, वहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ। चाइनीज ने भर भर के अपने स्ट्रेचर उठाए अपनी डेड बॉडीज के। तो चीन को यह पता लग गया कि यहाँ पे जो मामला है ये ऐसा नहीं है कि वो आंखें दिखाएगा और ये भारतीय सेना पीछे हट जाएगी जी। उसके बाद एयरफोर्स ने देखा कि एयरफोर्स ने अपने फाइटर सॉर्टीज शुरू कर दी। तो ये सारी मैसेजिंग जो थी, और उसमें हमारा जो कूटनीतिक दबाव था और आइसोलेशन जो बढ़ता जा रहा था चाइना का, ये काफी रीजंस थे जिसकी वजह से चाइना पीछे हटा। लेकिन सबसे मुख्य कारण ये था कि भारतीय सेना वहां पे खड़ी हो गई थी। और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं आज की तारीख में। अगर मैं बात करूं, चीन ऐसी हिमाकत करेगा नहीं, आगे चल के नहीं चीन ऐसी हिमाकत करेगा। तो मतलब हमारा पोजीशन स्ट्रांग है जी चाइना के खिलाफ बॉर्डर पे इस वक्त। जी बिल्कुल। और एक और चीज मैं बता दूं, आपने बोला कि नॉन टेक्निकल रखें, तो हम लोग आर्मी में एक चीज बोलते हैं, जब माउंटेन में लड़ाई होती है तो जो डिफेंडर होता है, यानी इसमें इंडिया डिफेंडर है, इंडिया डिफेंड कर रहा है और कोई और अटैक कर रहा है, तो अटैकर को करीब 9 गुना ज्यादा मैन पावर लगता है अटैक करने के लिए। करेक्ट। क्योंकि वो खड़ी चढ़ाई पे अटैक करेगा जी।
अगर जैसे आपको कारगिल की याद होगी कि हमारे लोगों ने जब खड़ी चढ़ाई का अटैक करा था तो काफी हमारे जवान जो वीरगति को प्राप्त हुए थे वो इसलिए प्राप्त हुए थे वीरगति को कि ऊपर से पाकिस्तानियों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे, और आज की लड़ाई में पत्थर से ही मार रहे थे लोगों को। मतलब इतनी खतरनाक होती है माउंटेन वॉरफेयर, जो पहाड़ियों में लड़ाई होती है। तो इस बार तो हम ऊपर बैठे हैं बिल्कुल, और चीनी अगर नीचे से आएंगे तो फिर चीनी बच नहीं पाएंगे, वो पता है उनको। तो हम मजबूत हैं, तगड़े हैं वहां पे। बहुत बढ़िया। एक सवाल बार बार आ रहा है और उस सवाल के आने के पीछे कारण यह भी है कि कुछ लोग जनता को गुमराह भी करते हैं, कंफ्यूज भी करते हैं कि गलवान में उस रात हुआ क्या था, क्योंकि पहले रिपोर्ट आई कि वहां पर उनके 43 सैनिक मारे गए, फिर अब रिसेंटली आ रही है कि 100 लोग मारे गए। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था उस रात? देखिए साहब, हुआ कुछ नहीं था। वो जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है उसके एक जगह है पेट्रोलिंग पॉइंट 14, अलग अलग मुख्तलिफ पेट्रोलिंग पॉइंट्स बना रखे हैं जिसको पीपी है, वो जो पीपी। बिल्कुल 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 रौनक जी, पीपी 14 है। पीपी 14 के पास चाइनीज आर्मी आ गई, टीपी 14 के इस तरफ भारत था जी, पीपी 14 के इधर आ गई। तो पीपी 14 के पास वो लोग टेंट गाड़ने लग गए। तो हमने उनको बोला कि साहब ये एरिया मतलब हमारे एरिया के बहुत पास है, और आपने जो ट्रीटी साइन करी हमारे साथ, आपने जो मुआहदा साइन करा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे टेंट नहीं गाड़ सकते। तो इंडियन आर्मी ने जाके उनका टेंट वेंट उखाड़ के फेंक दिया, जला दिया। अगले दिन जब गए तो पता लगा कि साहब वो फिर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो उन्होंने साइन करा था हमारे साथ, उसको कर्नल बाबू उनको बोलने गए थे कि आपने साइन ये करा है और आप अपनी खुद जो आपने हमारे साथ डील साइन करी है, अग्रीमेंट साइन करी है, आप उसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप पीछे हटिए। तो उसी तू में क्या हुआ कि किसी एक चीनी फौजी ने कर्नल बाबू के ऊपर हाथ रख दिया, और किसी चीनी फौजी ने, अफसर था जवान था मुझे नहीं पता, कर्नल बाबू के ऊपर हाथ रख दिया। और जो उनकी रेजिमेंट वाले थे, तो जो सीओ होता है किसका एक बहुत जिसको कहते हैं कि जैसे पिता होता है, वैसा बिल्कुल एक इज्जत होती है। तो अगर आपने सीओ साहब को हाथ लगा दिया फिर तो फिर मारकाट होनी थी वहां पे। फिर वो मारकाट हुई। जो 43 का फिगर आप बता रहे हैं, वो जो हम लोगों को समझ में आया, जो हम इंडियन आर्मी ने बोला ये वो वाला फिगर है, लेकिन जो 100 का फिगर है वो अमेरिकन इंटेलिजेंस सीआईए है, उनकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने ये बोला है कि साहब अस्पतालों से खबर, क्योंकि उनके सोर्स चाइना के अंदर है। रात में कितने मारे कितने नहीं मारे, इन्होंने जो इंडियन आर्मी थी, इंडियन आर्मी ने मोटा मोटी 43 गिने थे, पर अमेरिकन ने बोला कि 43 नहीं, 43 से कहीं ज्यादा मरे हैं, 100 से ऊपर की कैजुअलिटीज है। और इसलिए चाइना ने आज तक की अपनी जो जितने चाइना के मरे थे सैनिक, चाइना ने कभी बताया नहीं, एक की भी फ्यूनरल नहीं करी, एक का भी जिसको पब्लिकली जिसको कहते हैं ना हम लोग की सलाम करते हैं अपने शहीदों को, चीन ने एक बार नहीं करा, क्योंकि चीन ये घबरा रहा है कि फिगर कैसे बताए, कैसा हुआ, कैसे कितने चीनी फौजी मर गए। मेजर साहब, बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो जब भी मुंह खोलते हैं, चाहे वो मीडिया के सामने हो या सोशल मीडिया पर हो, तो ऐसे लगता है जैसे कि वो चाइना के स्पोक्स पर्सन है, हमारे दुश्मन देश की तरफ से ज्यादा ऐसे लगता है वो बोल रहे हैं। और नेताओं को क्रिटिसाइज करते हुए, दूसरे पार्टियों को क्रिटिसाइज करते करते वो आर्मी के बारे में भी बुराई करने लगते हैं या उन पर भी डाउट करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों की बात जब हमारा सैनिक सुनता है तो क्या वो दुखी होता है? सैनिक को एक बार जरूर ये लगता है कि मैं लड़ किसके लिए रहा हूं। देखिए ना, बात ये होती है कि दुश्मन सामने होता है जी। अगर दुश्मन सामने है रौनक जी, तो आप दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं, यहां तक बात समझ में आती है जी। पर अगर आप ही का भाई आपको पीठ में खंजर भोंक दे, फिर आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्योंकि आपने जिंदगी भर ट्रेनिंग करी ही ये है कि दुश्मन आपका सामने है और आपको सामने दुश्मन के साथ लड़ना है। तो ये जो लोग सवाल भी नहीं, देखिए इनके सवाल भी बेतुके होते हैं। मैं बता रहा हूं, आप सवाल पूछिए, अगर आपको पूछना है ना, किसने डेमोक्रेसी है, जरूर पूछिए। ये गया कोई नहीं गलवान, दिल्ली में बैठे बैठे सारे इन्होंने सवाल जवाब तैयार कर दिए। कोई कहता है लद्दाख हड़प लिया, कोई कहता है 60 स्क्वायर किलोमीटर जमीन। अच्छा, सबसे जिसको कहते हैं कि हंसी की बात क्या है, सबसे हंसी की बात साहब ये है कि चीन खुद कह रहा है कि हम पीछे हट गए। ये चीन की भी बात नहीं आ रहा, कह रहे नहीं पीछे नहीं हटे जी, आपने तो जमीन ले ही ली है। और चीन की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मना कर रही है कि साहब हम अपनी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हमारा खुद का चीन का परसेप्शन है, हम उससे 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। ये फिर चीन की बात नहीं मान रहे। तो ये देखिए, सरकार से नफरत और देश से नफरत, ये 2 अलग अलग चीजें हैं जी। आप सरकार से नफरत करिए, आपकी खुशी है, पर इतनी नफरत ना करने लग जाइए कि आप जब दुश्मन कह रहा है कि मैं पिट गया, ये दुश्मन से कह रहे नहीं तुम नहीं पिटे, तुमने पीटा है, तुम मानो। तो ये बड़ी अचंभित करने वाली बातें हैं।
चाइना गलवान के पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ है? क्या उसका मकसद सिर्फ डोमिनेट करना है या फिर कुछ और? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है, वो डोमिनेट भी करना चाहता है, ये बात भी सच है। दूसरी चीज ये है कि जो गलवान रिवर है, जो नदी है, वो 95% ऑलरेडी अक्साई चीन के अंदर है, जो कि ऑक्यूपाइड लद्दाख है। ये 1962 की जंग के बाद ये सारा का सारा हमसे चीन ने ले लिया था। तो जो गलवान घाटी और गलवान नदी की बात करते हैं, ये 95% ऑलरेडी चीन हथिया चुका है आज से 50 साल से पहले। पहली बात यह है, 50 साल भी नहीं, मैं कहता हूं तकरीबन 67-68 साल पहले वो हथिया चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमें समझनी पड़ेगी कि ये पूरा गलवान रिज का जो खेल है, ये गलवान रिज का खेल एरिया डोमिनेशन का है, रोड की डोमिनेशन का है। आपने ये देखा होगा कि नीचे से, आपने सुना वो 255 किलोमीटर की रोड बन रही है, आपने सुना होगा वो दौलत बेग ओल्डी जा रही है रोड। और ये एक जमाना था 60-70s में, जब रौनक जी टाइम लगता था, कई दिन लगते थे दौलत बेग ओल्डी पहुंचने के लिए। करेक्ट। अभी रिसेंटली भी लगते थे, 10-15-20 साल पहले कई दिन लग जाते थे, ये पहुंच रहे हैं पैदल चल चल के, दौलत बेग ओल्डी जा रहे हैं। बीच में कई नाले भी थे, तो विंटर में ही जाते थे लोग के नालों के ऊपर चल तो पाए, वरना को पार करने का रास्ता भी नहीं था। राइट। हमने बना दी रोड, अब वो जो कई दिन लगते थे, अब उसमें लगते हैं 6 घंटे। राइट। बाय रोड, अब वो 6 घंटे में पहुंच जाते हैं। चाइनीज को हर समय इससे प्रॉब्लम रही कि रोड क्यों बना दिया, शोक नदी के ऊपर ब्रिज क्यों बना दिया, ऑल दीज थिंग्स। तो चाइना ने क्या काम करा कि जब वो आए गलवान रिज के ऊपर, हमारे एरिया के पास वो आए, तो इंडियन आर्मी को ये लगा कि साहब अगर ये यहाँ पे बैठे, हमारा प्रोजेक्ट करने का कई कारण थे। एक ये भी कारण था कि साहब कारगिल जैसी सिचुएशन ना बन जाए यहाँ पे। कारगिल में भी आप देखें, हाईवे 1 अल्फा था, एक हाईवे 1 अल्फा था, ऊपर कारगिल की हाइट से वहां पे गोलियां मार रहे थे वो, हमारी मूवमेंट रोकने के लिए। तो गलवान की खास तौर से एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी, जो मैं बता रहा हूं, कई प्रॉब्लम्स थी, उसमें से एक प्रॉब्लम ये भी थी, तो जिसकी वजह से चाइनीज आ रहे थे आगे। और पेट्रोल पॉइंट 14 के पास इसलिए झड़प हुई क्योंकि वो चाह रहे थे कि भारत के एरिया में कुछ एक्शन करें या भारत के अंदर आए। भारत के एरिया के अंदर आए नहीं, वो अपनी एलएसी उन्होंने पार नहीं करी, भारत ने उनको वहीं पे रोका। लेकिन फिर वहीं पे झड़प हुई जब भारत ने बोला कि साहब आपने बोला था कि आप नहीं आएंगे, आप फिर यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, पीछे जाइए। तो उस चक्कर में लड़ाई हुई। अब ये खबर आ रही है कि वो लोग पीछे हटे हैं, और उसके बाद एक न्यूज़पेपर की कटिंग सर्कुलेट हुई है कि 1962 में भी ऐसी खबर आई थी और उसके कुछ दिनों के बाद जंग छिड़ गई। तो अब क्या अंदाजा लगाया जा रहा है अभी की सिचुएशन को लेकर के? देखिए, मैं आपको बताता हूं, अभी जंग के बिल्कुल मैं कहता हूं कि 0 हालात हैं जी। जंग हो ही नहीं सकती चाइना के साथ। पहली चीज तो यह है कि जंग के लिए तैयारियां बहुत चाहिए। चीन खुले में है, उसकी जो एयरफील्ड्स हैं, मिलिट्री एयरफील्ड्स हैं, वहां पे कंक्रीट के बंकर नहीं है। आज की तारीख में अगर आप चाइना को अटैक करेंगे अपने एयरक्राफ्ट से, चीनी एयरक्राफ्ट वहीं पे जमीन पे पड़े पड़े खत्म हो जाएंगे, उनके पास कंक्रीट बंकर नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, उन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बिल्डअप नहीं करा। जब चाइना कहता है ना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रौनक जी, तो वो कह रहा है कि हमने सड़कें बनाई हैं, ब्रिज बनाए हैं, लेकिन जवान सड़कों में नहीं सोते, वो वहां पे रहते नहीं है। आपको एमुनेशन डम्प्स बनाने पड़ते हैं, आपको फॉरवर्ड स्टेजिंग एरियाज बनाने पड़ते हैं, आपको कई सारी चीजें बनानी पड़ती हैं, और ये सब बनाने के बाद तब जाके फौज होती है अटैक करने के लिए तैयार। अभी चाइना इस हालत में नहीं है, लेकिन हां, अगर हमने लापरवाही बरती तो 1 साल के अंदर चाइना तैयार हो जाएगा अटैक करने के लिए। आज की तारीख में नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं, नहीं है, लेकिन हो जाएगा अगर हमने चाइना के ऊपर दबाव बना के नहीं रखा। और चाइना गलती करे ना करे, चाइना हमारी तरफ आंखें दिखाए, अग्रेशन दिखाए कि ना दिखाए, उससे मतलब नहीं है। आज के बाद भारत को यह मन बना लेना है कि कुछ होना हो, चीन के ऊपर दबाव बना के रखना है, और दुनिया से चीन के ऊपर दबाव बनवा के रखना है। उसके बिना चीन मानने वाला नहीं है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आपने बात सुनी भी होगी कि चीन का जो बॉर्डर है वो 14 देशों के साथ है, लेकिन चीन का जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो 21 देशों के साथ है। यानी कि तीन देश छोड़ के भी उसकी प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी की। ये पहला मुल्क है दुनिया में कि 3 देश छोड़ के उसको लग रहा है कि मतलब हमारी किसी ने जमीन हथिया रखी है। रशिया की व्लादिवोस्टोक जो शहर है, वो कहता है साहब ये चाइनीज था, उसको हथियाने के चक्कर में। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से चाइना बिहेव कर रहा है। मेजर साहब, जो 59 चाइनीज ऐप्स को हिंदुस्तान में बंद किया गया है, आपको क्या लगता है एक सही कदम है ये? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर वो बॉर्डर पर हमसे झगड़ रहा है और हम लोग सिर्फ ऐप्स बैन कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये कदम सही है, ये मूव सही था? जी, देखिए, इसमें 2 चीजें हैं।
पहली बात तो ये है रौनक जी कि ये एप्स करने के बाद बहुत फर्क पड़ा है। उसका कारण है माइक पॉम्पियो जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, पहले इंडिया ने ऐप बैन करा तो यहाँ पे काफी विपक्षी पार्टियों ने बोला साहब क्या बात है, हमारे जवानों को उन्होंने शहीद कर दिया और आप सिर्फ मोबाइल फोन का ऐप बना के। देखिए ये बात नहीं है, ये बड़ी सोची समझी पॉलिसी थी जिसके तहत ये करा गया। ये अचानक ओवरनाइट नहीं हुआ। इंडियन आर्मी ने तो 1-1.5 साल पहले ही बैन कर दिए थे सारे ऐप, फौजियों को मना कर दिया था, आर्मी नेवी और एयरफोर्स ने कि तुम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये यहां पे लेट हुआ है बैन बाहर। अब हुआ ये मैं आपको बताता हूं कि इसमें जब आपने ऐप बैन करे तो वो ऐप इंडिया में चल रहे थे, चाइना के लिए बड़ी खुशी की बात थी। क्यों? क्योंकि जो फेसबुक है, जो ट्विटर है, जो यूट्यूब है, जो और प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं, चाइना चाहता है कि वर्ल्ड उनको इस्तेमाल ना करे। चाइना ये चाहता है कि ये दुनिया हमारे प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करे, जैसे वीबो है उनका, जो उनका ट्विटर जैसा है, वो वैसे प्लेटफॉर्म्स दुनिया इस्तेमाल करे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का भी उस पर वीबो में अकाउंट था जो उन्होंने अभी डिलीट कराया, अपना खत्म कराया अकाउंट। तो चाइना ने क्या करा कि इस चीज को फैलाना शुरू करा दुनिया में। जी। इंडिया वो पहला देश था जिसने बोला कि साहब आपकी हम मोबाइल फोन ऐप हम आपके नहीं इस्तेमाल करेंगे, बैन करो इसको। बैन करा तो चाइना सकते में पड़ गया, क्योंकि ये जो चाइनीज सॉफ्टवेयर फैल रही है दुनिया भर में, जी, आपने उसको लगाम लगा दी, आपने उस दरवाजे में पैर अड़ा दिया अपना। अब माइक पॉम्पियो साहब कह रहे हैं कि अमेरिका भी इसको बैन करेगा। अमेरिका बैन करेगा तो देखिएगा यूरोप भी बैन करेगा, यूरोप बैन करेगा, अफ्रीका बैन करेगा। ये दुनिया भर में चाइनीज जितनी भी सॉफ्टवेयर है बैन होने वाली है और इनको कई 100 अरब डॉलर का लॉस होने वाला है मार्केट वैल्यूएशन में। इनको हो चुका है, $50 बिलियन इनके लग चुके हैं अभी चाइनीज के। अभी आप देखेंगे अगले 1, 2, 3 महीने में इनको कितना बुरा फाइनेंशियल घाटा होने वाला है और रेपुटेशन का घाटा बहुत ज्यादा होने वाला है इनको। आप यूज करते थे कोई ऐप? नहीं, मैंने यूज नहीं करा। अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलूंगा और आप सिंगल वर्ड रैपिड फायर है, जो भी आपके माइंड में सबसे पहले आता है आप वो बोलिएगा। तो आर यू रेडी? जी जी बिल्कुल। इसका इंट्रो वापस लेता हूं। सो नीचे गौरव आ रहा है, चलते चलते एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं आपके साथ, जिसमें मैं आपको सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, आपके दिमाग में, आपके मन में जो भी पहला जवाब आता है या शब्द आता है या स्टेटमेंट भी आती है, आप फटाफट बोलिएगा। मैं टाइमर लगाया कि कितना टाइम आप ले रहे हैं आंसर करने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भारत की सेना। महान। शौर्य गाथा। भारत के लोग। बहुत अच्छे। मजबूत। भारत की असली ताकत। हिंदुस्तान। उसके लोग। भारत के असली दुश्मन। अंदर हैं। चीन। दुश्मन है। पाकिस्तान। सुधर जाओ। दुश्मन का छोटा भाई। नेपाल। भटका हुआ भाई। ओए ओए। क्या बात है। गलवान। हमारा है। ये शौर्य गाथा को देश हर वक्त याद रखेगा। ट्रोल्स। नहीं करो। रिटायर हो जाने चाहिए। देशभक्ति का एक गीत जो आपके मन में अक्सर चलता है, भले आप गुनगुनाएं या न गुनगुनाएं, बट चलता रहता है। और अगर अब मैं आपको बोलूं तो कौन सा सबसे पहले गीत आया आपके मन में? मेरे देश की धरती। मुझे एक वो सरफरोश फिल्म थी जॉन मैथ्यू मथन की जी, उसमें गाना था जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। मुझे पता नहीं क्यों उसकी ट्यून दिमाग में, मुझे उसके लिरिक्स भी नहीं याद हैं, लेकिन वो ट्यून दिमाग में चलती रहती है, हर रोज चलती रहती है, ऐसे जिसको लूप में चलती रहती है, पता नहीं क्यों चलती है। समथिंग अबाउट दैट ट्यून व्हिच आई कैन नॉट फॉरगेट। ऐसा ड्रीम जो आप हिंदुस्तान के लिए देखते हैं? नंबर 1 इन द वर्ल्ड। मिलिट्री सुपर पावर। कितना जल्दी पॉसिबल है? बहुत जल्दी। 10-15 साल में हो सकता है अगर हमने पॉलिसीज ठीक रखी तो। कश्मीर। हमारा है। जन्नत है जन्नत, और हमारी है, पूरा कश्मीर हमारा है, पूरा। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आगे भी आपसे बात होती रहेगी और आपको हम टीवी पे देखते रहेंगे, आपके शोज हम यूट्यूब पर देखते रहेंगे। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोरोना जाएगा तो जल्दी मिलते हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो फ्रेंड्स मजा आ गया मुझे तो, पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा था, जिस तरह से एक्सप्लेन किया, सब बताया, बहुत अच्छा बोला था और रैपिड फायर मजेदार था। मेरा मन भी करा था तो मैंने भी साथ में प्ले कर लिया, मुझे इनवाइट नहीं किया था, मैं जबरदस्ती घुस गई तो बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा वीडियो था। काफ़ी अच्छा वीडियो था, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे इसमें। और जो पहले जब अमेरिकन CIA ने जब कहा था, मेरे ख्याल से उसने कुछ कहा था कि 35
लोग चाइना के जो हैं वो मारे गए हैं। उसके बाद मगर स्टेटमेंट मुझे पता नहीं कब 100 की आई, मगर काफ़ी उसके बाद जो है शांति मतलब हो गई कि न्यूज़ आनी बंद हो गई। तो काफ़ी कुछ उसके बाद हुआ था। जिस दिन पहले दिन खबर आई थी कि इंडिया के 20 सोल्जर शहीद हुए हैं, तो उसी वक्त ही मेरे ख्याल से उसके अगले दिन CIA की आई थी 35 हुए हैं। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मगर ये बात और कई न्यूज़ ऐसी भी आ रही हैं जिसमें था कि अटैक रात को हुआ था और हमारे सोल्जर्स प्रिपेयर्ड नहीं थे। उनके सोल्जर्स ये पूरी प्री प्लानिंग करके आए थे कि वो अटैक करेंगे। वो सारे जो भी हैं लठ और उसके ऊपर पूरे कील मार के बाब वायर लगा के पूरे वेपन्स लेके आए थे। तो ये सरप्राइज़ अटैक था और हम मतलब इंडिया के सोल्जर्स पीसफुली बैठे हुए थे और अटैक हुआ था इसकी वजह से। तो एक ये न्यूज़ भी है, मुझे पता नहीं, ये जगह जगह मतलब न्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं। और मेरे ख्याल से सोनम जी ने भी यही कहा था कि रात को हुआ था अटैक। तो ये काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं। तो देखिए पॉइंट यही था कि इंडिया एक्सपेक्ट नहीं करा था, मगर फिर भी उन्होंने अटैक किया, तो ये बात थोड़ी गलत लगी है। और दूसरा ये बात सही है कि जैसे इन्होंने कहा था कि अभी जो है वो दोबारा अटैक नहीं करेंगे। अभी तो यही है कि वो वापस चले गए हैं, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन से प्रेशर आया है चाइना के ऊपर। उस प्रेशर की वजह से वो पीछे चले गए हैं। मगर जैसे इन्होंने भी कहा था कि आपको प्रेशर बनाए रखना पड़ेगा। वो प्रेशर बनाए रखने का मतलब ये है कि इंडिया जब तक GDP में कैचअप नहीं करता, जब तक इतना पावरफुल नहीं बनता है, तब तक ये प्रेशर बनाए रखना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर, कि तब तक इंडिया वहाँ तक पहुँच सके। जब एक बार इंडिया का GDP हायर हो जाता है और बजट बढ़ जाता है, सोल्जर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। मगर डेफिनेटली अच्छा लगा ये वीडियो देख के और खुशी हुई है कि इस वक्त रिपेल कर दिया है। परंतु अब मेरे ख्याल से चाइना ने भूटान में कुछ शुरू किया है बॉर्डर का, कि ये उनका एरिया वगैरह। तो अब इंडिया को देखना पड़ेगा कि भूटान के साथ कैसे भूटान की हेल्प करते हैं। तो काफ़ी न्यूज़ भी थी कि गलवान से चले गए, मगर अब भूटान में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो वहाँ देखना पड़ेगा। मगर जो भी है ये डेफिनेटली ठीक बात है कि जब तक इंडिया ने बता दिया कि अगर हम रेडी हैं और मतलब लड़ने को रेडी हैं, तभी अगला बंदा थोड़ा पीछे होता है। और अब फ्यूचर में देखेंगे कि क्या होता है। मगर डेफिनेटली जब तक कैचअप नहीं होता है तब तक जो है कुछ ना कुछ चलता रहेगा, क्योंकि दूसरा बंदा गिव अप नहीं करेगा जो देखेगा कि अभी वो अपने आप को बड़ा समझते हैं फैक्ट्स के हिसाब से। तो डेफिनेटली अभी देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो यस फ्रेंड्स, हमारी बस यही कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी कंट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं और एज इंडियंस जो अंदर रह रहे हैं हम लोग अपने सोल्जर्स की हेल्प कर सकते हैं, जैसे हमने बाकी वीडियोस में देखा है। मेड इन इंडिया एंड 1.25 टाइम्स अब वर्क करना है ताकि आगे बढ़ सके अपनी कंट्री। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।